वेलकम बैक स्टूडेंट्स वंस अगेन। इस पार्ट में हम लोग समझेंगे कि अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोग समझे कि कैसे इंडिया तक उन्होंने वेस्को दा गामा ने एक नया रूट निकाला। ठीक है, केप ऑफ अफ्रीका से लेके केप ऑफ गुड होप जो कि अफ्रीका में है, जिसको केप टाउन भी बोला जाता है या केप ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है, वहाँ से कैलिकट तक का एक न्यू रूट उसने निकाला। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन में हमारा, इस पार्ट में जो देखेंगे कंपटीशन इन ट्रेड एंड मर्चेंडाइज। ये देखिए लिखा हुआ है मर्चेंडाइज, मतलब ये होता है जो ट्रेड समुद्र के रास्ते होते हैं उसको मर्चेंडाइज कहा जाता है। मर्चेंडाइज नेवी, मर्चेंडाइज ट्रेड। तो इसमें हम लोग देखेंगे यूरोपियन लोग अब देखेंगे कैसे धीरे धीरे एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज़ पे ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। इसमें सबसे पहले बोल रहे हैं पुर्तगीज़ लोग, क्योंकि पुर्तगाल ने सबसे पहले निकाला था। पुर्तगीज़ और यूरोपियन ट्रेड, यूरोपियन लोगों ने एक नया रूट निकाल लिया। ठीक है, थोड़ा नीचे की तरफ चलते, इसमें दे रहा है ये लैंड के ऊपर अब डिपेंड नहीं है और नया लैंड भी फाउंड किया। क्या, कौन सा नया लैंड? अमेरिका को उन्होंने ढूंढ के निकाला। इसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड केम टू द राइवलरी। इसके बाद इनका ट्रेड का कंपटीशन शुरू हुआ। कंपटीशन ट्रेड में राइवलरी शुरू हुआ। राइवलरी वर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, राइवलरी। ठीक है, तो राइवलरी वर्ड का मतलब होता है आपका ट्रेड में कंपटीशन। सो नेक्स्ट में बोल रहे हैं दे ऑल्सो रेज द वाटर वेज पावर एंड सेंड देयर सेलर्स टू एनकरेज फॉर लॉन्ग सी वॉयजेस। अल्टीमेटली ट्रेड राइवलरी स्टार्टेड बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज, राइज ऑफ ट्रेड पॉलिसी। तो इसमें इतने ही बोल रहा है कि 16th सेंचुरी के एंड तक इनके बीच में यूरोपियन कंट्रीज़ में राइवलरी, दुश्मनी हो गया। ट्रेड को लेके एक दूसरे के साथ कंपटीशन में चले गए। कंपटीशन अलग चीज़ होता है, यहाँ राइवलरी मतलब होता है दुश्मनी टाइप का हो गया। इनमें सभी ट्रेड पे कंट्रोल करना चाहते थे। तो सभी कंट्रीज़ ने क्या किया, तब के ज़माने में तो आपका हवाई जहाज़ नहीं था, शिप्स बनाए। वाटरवेज मतलब वाटर पावर को रेस किए, अपने नेवी पावर को रेस किए, बड़े बड़े जहाज़ बनाए और अपने सेलर्स को भेजे लंबे लंबे सी वॉयजेस के लिए। और इसी तरह सी वॉयजेस करके वो धीरे से एशिया के, अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज़ में, साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा करते गए। अल्टीमेटली ट्रेड राइवलरी स्टार्टेड बिटवीन यूरोपियन नेशन। तो इनके बीच में ट्रेड राइवलरी चालू हो गया। अब आता है ट्रेड राइवलरी चालू होने के बाद उसका इफेक्ट क्या हुआ। राइज ऑफ ट्रेड पॉलिसी। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी फॉरेन ट्रेड वॉज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमी एंड एक्सपेंशन इन ट्रेड वॉज द मेन एम ऑफ द रूलर। तो 17th सेंचुरी, अब लास्ट सेंचुरी 16 एंड हो गया, 16th सेंचुरी में वो सब घटनाएं हुआ। 17th सेंचुरी में क्या हुआ, इनके बीच में जो इकोनॉमी में ट्रेड का, फॉरेन ट्रेड, दूसरे देशों के साथ ट्रेड को सबसे इम्पोर्टेंस देने लगे। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग थे, इकोनॉमी सबसे मेन हो गया और किसी भी तरह से वो ट्रेड को एक्सपैंड करना चाहते थे। मेन वहाँ के रूलर्स जो थे, राजा या रानी लोग का, उनका मेन एम यही हो गया कि ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो। यूरोपियन ट्रेड इज एक्वायर्ड लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी विद द राइज इन ट्रेड। यूरोपियन ट्रेडर्स एक्वायर्ड, तो यूरोप के जो ट्रेडर्स है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी अकॉर्ड किए, बहुत ज़्यादा पैसा कमाए एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज से ट्रेड करके, और धीरे धीरे उनके इकोनॉमी में ये पैसा गया और वो पैसा वाले कंट्रीज़ में तब्दील हो गए। आज हम लोग देखते हैं यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज़ पैसे वाले हैं, लेकिन उस टाइम यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज़ काफ़ी गरीब थे, लेकिन ये ट्रेड करके वो काफ़ी पैसा कमा लिए उसी टाइम। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग कंपनी। जैसे कि एक ट्रेड बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, तो इंसान एक कंपनी बनाता है। तो उस तरह सबसे पहले यूरोपियन लोग ही थे जो उन्होंने कंपनी बनाना चालू किया। आज हम लोग देखते हैं ना कंपनी बनाए, ये कंपनी वर्ड ही यूरोपियन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। कंपनी मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स, एकजुट मिलके एक खास पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई चीज़ को बनाने को कंपनीज कहते हैं। ट्रेडर्स गेन प्रॉफिट थ्रू ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, बट देयर वाज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन इट। प्रॉब्लम्स केम इन इट, सो ट्रेडर्स गेव अप वर्क, सो craftsmen starting collecting raw materials and stocked them. Also they started doing the production. In this way trade companies was established. लेकिन यूरोप से डेली माल लाना और इंडिया में बेचना या दूसरे देशों में बेचना, इनके लिए ये एक प्रॉब्लम था। रोज़ रोज़ तो माल नहीं आ सकते थे, तो ये क्या करते थे, इंडिया के देशों में इंडिया से कच्चा माल खरीद लेते थे और यहीं के लोकल जो क्राफ्टमैन है उनको सामान दे देते थे। पुराने ज़माने में भी ऐसे ही होता था, उनसे सामान बनवाते थे, लेकिन वो हाथ से बनाते थे, तो इंडिया में उतना तब मशीन का यूज़ नहीं होता था, तो जो सामान हाथ से बनता था वो सामान वो बनवा लेते थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने और क्या किया,
हाथ से जो सामान बना उन्होंने तो बना ही दिया उसको, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कंपनी स्टार्ट किया, इन्होंने रॉ मटेरियल्स को स्टॉक करना चालू किया, मतलब रॉ मटेरियल्स लोहा वोहा को एक गोदाम बनाया है। वहाँ पे जैसे कॉलोनी बनता है, आप देखते हैं ना, जैसे एक कंपनी बनता है, चारों तरफ बाउंड्री वॉल डाल के, फेंसिंग करके, सिक्योरिटी गार्ड रख के उन्होंने वहाँ पे गोदाम बनाया और वहाँ पे रॉ मटेरियल्स को स्टॉक करने लगे, जो तैयार माल को वहाँ रखने लगे। और वहीं पे धीरे धीरे वो मशीन्स भी लाए यूरोप से और यहाँ पे प्रोडक्शन भी चालू किए उन्होंने। इस तरह उन्होंने अपने अलग अलग कंपनीज बनाए। फ्यू ट्रेडर्स स्टार्टेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन केम टू इंडिया इन 17th सेंचुरी। इस तरह का एक कंपनी बना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी सभी का बना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अलग अलग देशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया, ठीक है। 17th सेंचुरी में बना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस टाइप ऑफ कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड इन कंट्रीज लाइक हॉलैंड एंड फ्रांस। तो ये जैसे अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया, उसी तरह हॉलैंड लोग भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया और फ्रेंच के लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बनाए और अपने ऑफिसेस चालू किए और वहाँ पे प्रोडक्शन चालू किए। रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ट्रेड इन यूरोप, इससे रिजल्ट क्या हुआ ट्रेड का इंक्रीज होने से? ड्यू टू द फास्ट इंक्रीज इन ट्रेड देयर वाज चेंजेस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है ट्रेड पे एक देश का इकोनॉमी और बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज देखते हो ना, चाइना इतना पावरफुल कंट्री कैसे बना? ड्यू टू ट्रेड। आज के डेट में ही आप देखते हो, कोई भी सामान उठाओ, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना का ट्रेड बहुत बड़ा है। उसी तरह इनका भी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट हो गया और उसका इफेक्ट दिखने लगा। अब सबसे पहले इकोनॉमी भी, पैसे के ऊपर इकोनॉमी पे उनका क्या इफेक्ट हुआ? सबसे पहले बोल रहा है यूरोपियन इकोनॉमिक सिस्टम और ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज फॉलोड इन द मिडिवल पीरियड, गोल्ड एंड सिल्वर बिकेम द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नाउ न्यू ट्रेड सेंटर केम अप सच एज इन लंडन एंड ब्रिस्टल। देयर वाज आल्सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैंक्स टू प्रोवाइड कैपिटल फॉर ट्रेड। पहला ही पॉइंट बोल रहे हैं, ट्रेड बढ़ने से क्या हुआ? पुराने ज़माने में ट्रेड, आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, बार्टर सिस्टम चलता था, गोल्ड एंड सिल्वर के द्वारा ट्रेड होता था। लेकिन अब नया सिस्टम आ गया। नया सिस्टम में क्या हुआ? लंदन और ब्रिस्टल में करेंसी नोट चलाने लगा। आज जैसे हम लोग नोट का यूज़ करते, पहले के ज़माने में अशरफिया या दिनार, सिक्के यूज़ होते थे। अब इन्होंने नोट्स या कॉइन्स का यूज़ चालू किया, ठीक है। और इन्होंने नए नए ट्रेडिंग सेंटर्स बने, जैसे कि लंदन जो कि ब्रिटेन का कैपिटल है और ब्रिस्टल यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट शहर है। इन दोनों शहरों में कई सारे ट्रेडिंग ऑफिसेस बने या ट्रेड के कंपनी बने, ठीक है। और यहाँ पे बैंक्स भी उन्होंने बनाए। ये बैंक का कंसेप्ट भी यूरोपियन लोगों का ही था। हमारे यहाँ पे भी बैंक का कंसेप्ट था, लेकिन कैसे था? वो मनी लेंडर जो मुंशी रहता था वो पैसा रखता था, उससे लोग लेते थे, ठीक है। जान पहचान वाले को देता था, वो फैमिली मेम्बर्स को देता था। लेकिन बैंक्स में क्या होता है? आज हम लोग जैसे देखते हैं, बैंक्स में कोई भी पैसा रखता है, उसका एक सेविंग, उसका एक इंटरेस्ट मिलता है, उससे वो लोन ले सकता है। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सिस्टम यूरोपियन लोग स्थापित किए। उन्होंने बैंक का स्थापना किए ताकि ट्रेड के लिए लोग वहाँ से लोन ले सके या अपना पैसा को भी रख सके। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो ये कर्सर जहाँ है कंप्यूटर का, वहाँ से रीडिंग कर रहा हूँ। सो कैपिटल वाज यूटिलाइज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड। तो ये पैसा ट्रेड में लगने लगा। नए नए इंडस्ट्रीज फ्लोरिश किए, जैसे कि शिप मेकिंग इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट बन गया तब। उसी तरह ट्रेड और इंडस्ट्री से एक प्रॉफिट का मार्जिन इंक्रीज़ हुआ। वहाँ के कंपनी लोग काफ़ी प्रॉफिट का मार्जिन को बढ़ाया, मतलब मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते गए। एज ए रिजल्ट यूरोपियन नेशन बिकेम प्रॉस्परस। यही रीज़न था कि वो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़, खासकर इंडिया से ट्रेड करके काफ़ी पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि वो अमीर देश बन गए, ठीक है। अब आता है सोशल इफेक्ट। सोसाइटी के इसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? यहाँ पे बोल रहा है ट्रेड होने से सोसाइटी के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट क्या हुआ? जैसे कि बैंकर, ब्रोकर, क्लर्क या अकाउंटेंट जैसे पोस्ट निकलने लगे। आज होते हैं ना बैंक में काम करने वाले क्लरिकल पोस्ट या अकाउंटेंट, तो ये पोस्ट की ज़रूरत पड़ने लगा बैंक्स में। वी कॉल दिस क्लास ए मिडिल क्लास। तो ये बैंक में क्लर्क का काम, अकाउंटेंट का काम अनपढ़ आदमी तो नहीं कर सकता। कोई ऐसा आदमी कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो, जिसको हिसाब किताब आता हो या पढ़ना लिखना आता हो। तो यहाँ से मिडिल क्लास का एग्जिस्टेंस चालू हुआ, ठीक है। वहाँ पे यूरोप में कई सारे लोग मिडिल क्लास, पहले यूरोप में या तो रिच क्लास थे या पुअर क्लास थे, लेकिन अब उनमें मिडिल क्लास आया। मिडिल क्लास मतलब हमारे जैसे लोग। स्किल्ड वर्कर्स एंड प्रोड्यूसर ऑल्सो केम अंडर दिस
क्लास, इसमें एक तो मिडिल क्लास थे जो कि एजुकेटेड लोग थे और जो कि स्किल्ड वर्कर्स जैसे कि इंजीनियर्स, ठीक है, या कोई टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, इस तरह के वर्कर्स भी उनके मिडिल क्लास में ही आते हैं। इन लोग मिडिल क्लास में ही आते हैं, इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर रहता है या जो मैकेनिक्स रहते हैं, ठीक है, इन लोग मिडिल क्लास को ही बिलोंग करते हैं। दिस टाइप ऑफ क्लास इज नॉट टायर्ड विद द बॉन्डेज ऑफ सुपरस्टिशस एंड ट्रेडिशन, दिस पीपल आर ईगर टू नो न्यू थिंग्स, इन दिस वे मिडिल क्लास बिकेम द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मिडिल क्लास रहता है, हमारे जैसे लोग, हम लोग किसी सुपरस्टिशस को ज़्यादा बिलीव नहीं करते और ट्रेडिशन को भी ज़्यादा मानते नहीं है, ठीक है। हम लोग के लिए मेन इंपॉर्टेंट रहता है अपना करियर बनाना, अपना लाइफ को सेटल करना। तो ज़्यादा अंधविश्वास पे बिलीव करना, ये हो जाएगा तो ऐसा होगा, ये सब मिडिल क्लास में नहीं रहता, क्योंकि पढ़े लिखे रहते तो समझ सकते, चीज़ों को एनालाइज कर सकते। तो ये जो मिडिल क्लास था वो सुपरस्टिशियस भी नहीं था, सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी भी नहीं था और ज़्यादा ट्रेडिशन भी नहीं था। वो क्या करता था, ये मिडिल क्लास आज के ज़माने में भी जैसे होता है, हमेशा नए नए चीज़ों का रहता है, ईगर रहता है जानने के लिए। और जैसे ही और धीरे धीरे यही मिडिल क्लास यूरोपियन सोसाइटी का एक बैकबोन बन गया, मतलब वहाँ मिडिल क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया। पॉलिटिकल इफेक्ट क्या हुआ इसके ऊपर, बोल रहा है ये जो मिडिल क्लास है इसका पॉलिटिकल इफेक्ट होगा। राइज इन ट्रेड ऑल्सो अफेक्टेड द पॉलिटिकल एरियाज ऑफ यूरोप, ट्रेडर्स फॉर देयर ओन interest supported the government, rulers also ruled the traders by making them according to their prosperity of the nation, with its business class got importance and respect in the country. With the rise of trade, feudalism came to an end, new system was established which is known as modern society. इसका मतलब इतना ही निकलता है कि ट्रेड जैसे जैसे बढ़ते गया, एक व्यापारी क्या चाहेगा, एक व्यापारी वही चाहेगा कि उसका व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, सिंपल। सो ये ट्रेडर्स भी वही चाहते थे कि व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो आज के डेट में भी आप देखते हो जैसे कि अंबानी या ये टाटा, बिरला, ये जैसे कंपनी ट्रेडर्स जो है, बड़े ट्रेडर्स इंडिया के बड़े बड़े कंपनीज, इनका कोई फ़र्क पड़ता है, ये किसी का भी शासन रहे, ठीक है, चाहे वो कांग्रेस रूल रहे, चाहे वो भाजपा का रूल रहे, चाहे वो दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी का रूल रहे, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के साथ हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते। ये बराबर टैक्स भी पटाते, बराबर गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ मेकिंग में भी शामिल होते। तो वहाँ के ट्रेडर्स भी सेम यही चीज़ करने लगे। गवर्नमेंट इनसे पूछ के काम करता है, इनसे पूछता है कि क्या क्या नियम बनाना चाहिए ट्रेड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बड़े बिजनेसमैन हैं, ये करोड़ों रुपया का टैक्स देते। तो सिंपली यहाँ पे भी यही चीज़ है कि ट्रेडर्स इंटरेस्ट, वो सरकार को सपोर्ट करते थे जो उनके लिए काम करता था। जो वहाँ के राजा या रानी लोग तो वो भी यही ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड हो गए। और प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन, और क्यों डिपेंड हो गए, क्योंकि यही ट्रेडर्स तो पैसा कमा के ला रहे थे और लोगों को नौकरी मिल रहा था, पैसा आ रहा था देश में। और बिजनेस क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया। पहले कौन सा क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे शुरू में आपका रिलीजियस लीडर, उसके बाद राजा लोग इंपॉर्टेंस पाए, अब बिजनेस क्लास, मतलब मिडिल क्लास और बिजनेस क्लास। जो अमीर पैसा वाले लोग थे वो सबसे ज़्यादा ट्रेड करते थे और वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो गए और वो रिस्पेक्ट सोसाइटी में उनका बड़ा बढ़ गया। और इससे फ्यूडरलिज्म का अंत हुआ। फ्यूडरलिज्म का अंत हुआ मतलब आपका ज़मींदारी प्रथा जिसको बोलते हैं, यूरोप में भी ज़मींदारी प्रथा था, लैंडलॉर्ड प्रथा। तो धीरे धीरे वो चीज़ का कमी हो गया यूरोप में। अब मेन इम्पोर्टेंस किसका हो गया, ट्रेडर्स लोगों का हो गया। और इस तरह एक मॉडर्न सोसाइटी का बेस पड़ चुका था यूरोप में ऑलरेडी। तो ये सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, अब ज़्यादा रेस्ट नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक्स फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। हैव ए नाइस डे।